हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे ब्लड रिलेशन एंड एज बेस्ड मेंस लेवल सीटिंग अरेंजमेंट। ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, SBI PO, IBPS PO और RRB PO। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग इस पजल को शुरू करते हैं एंड आई विल डिस्प्ले यू द क्वेश्चन फर्स्ट। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए एंड दिस इज कंपैरेटिवली एन ईजी क्वेश्चन। इफ वी टॉक अबाउट मेंस, जो हमने पहले क्वेश्चंस करे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें ईज या फिर कहूँ कंफर्ट मिलता है। तो ये उन क्वेश्चन में से एक है जो डेफिनेटली अटेम्प्ट होगा और छोड़ना नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए आई एम गिविंग यू 6 to 7 मिनट्स, आप इसको बनाएंगे एंड सिंगल पॉसिबिलिटी में बनाएंगे। एंड दिस इज अ क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो, तो आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे देखो उसने बोला क्या है कि हमारे पास 7 पर्सन्स हैं, उनके नाम दे रखे हैं, दे आर स्टैंडिंग इन अ लीनियर रो and some of them are facing north while some of them are facing south, but not necessarily in the same order. कुछ north facing है, कुछ south facing है. all of them are related to Q in a certain way. सारे के सारे Q से रिलेटेड है और सबकी सभी जो एजेस हैं वो एक ऑड नंबर में है और 50 से ज़्यादा नहीं है, और 2 से ज़्यादा लोग जो हैं जो इकट्ठे बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं करेंगे। मतलब अगर 2 लोगों ने साउथ फेसिंग करा है तो इसके पास वाले नॉर्थ फेसिंग ही होने चाहिए। ऐसे 3 लोग साउथ फेसिंग या 3 लोग नॉर्थ फेसिंग नहीं हो सकते। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है हमें, R stands fourth to the right of U, who is the son of Q। Who का मतलब सेकेंड पर्सन, U किसका बेटा है, Q का। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन हम लोग अलग से बनाएंगे, ठीक है। Q का बेटा कौन आ गया, U। अच्छा, जिसको नहीं पता हम लोग ब्लड रिलेशन कैसे बनाते हैं, तो मैं मेल को प्रेजेंट करूंगी बॉक्स से, फीमेल को मैं प्रेजेंट करूंगी सर्कल से, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो डबल लाइन हॉरिजॉन्टल। अगर ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है तो सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल। और अगर जेनरेशन चेंज हो रही है, जेनरेशन चेंज हो रही है या फिर मदर फादर का अपने बच्चों के साथ रिलेशन है तो हम लोग लगाएंगे सिंगल लाइन वर्टिकल, ठीक है। जनरेशन चेंज हुई, उसका बेटा है ना ये, तो इसको ऐसे बना दिया। वेर बोथ आर एंड यू फेसेस टुवर्ड्स साउथ, आर और यू दोनों जो हैं वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर बैठता है यू की फोर्थ टू द राइट में, है ना। तो अगर यू साउथ फेसिंग है तो इसका राइट कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। जब भी हम नॉर्थ फेसिंग करते हैं तो आपकी राइट साइड आपकी राइट होती है, आपकी लेफ्ट साइड आपकी लेफ्ट होती है, बट जब भी हम लोग साउथ फेसिंग करते हैं तो आप ये मान लो कि आपकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट इधर आ जाएगा। तो राइट इसका इधर जाएगा ना, तो 1 2 3, चौथे नंबर पे कौन बैठा है, आर, और ये भी क्या है, साउथ फेसिंग है। R is the second youngest person who is 9 years old and is second to the left of Q's wife who doesn't sit at any of the ends। R जो है, हु का मतलब सेकेंड पर्सन, आर जो है वो सेकेंड यंगेस्ट है, मतलब सबसे छोटा नहीं है, दूसरे नंबर पे है, एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यूज वाइफ। क्यू की वाइफ के सेकेंड टू द लेफ्ट में है, और क्यू की वाइफ जो है किसी भी एंड पे नहीं बैठी। देखो अगर मैं बोलूं कि क्यू की जो वाइफ है, अगर क्यू की वाइफ है तो क्यू एक मेल हुआ, उसकी वाइफ एक फीमेल हो गई, क्लियर। ये क्यू की जो वाइफ है इसके सेकेंड टू द लेफ्ट में आर है। अगर मैं बोलूं क्यू की वाइफ साउथ फेसिंग है तो क्यू की वाइफ ऐसे आनी चाहिए, लेफ्ट उसका इधर साइड बन जाएगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बोलूं क्यू की वाइफ नॉर्थ फेसिंग है तो इधर बनाऊंगी तो उसके सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन बन जाएगा, आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग थे और इस एंड पे क्यू की वाइफ को हमने बिठा दिया, जबकि उसने बोला वो किसी भी एंड पे नहीं बैठेगी। मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं होगा, क्यू की वाइफ नॉर्थ फेसिंग होगी और सेंटर में बैठेगी। आई होप आपको इतना ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। एंड सबसे पहले आर की एज हमें पता है 9 ईयर्स, तो हम लोग यहाँ पे 9 लिख देंगे, और ये हमें पता है कि क्यू की वाइफ है तो इसको क्यू की वाइफ लिख देंगे, ठीक है, ताकि आगे हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। आगे देखो, क्यू स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ हिज वाइफ बट फेसेस द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यू की वाइफ के इमीडिएट राइट में, तो राइट कहाँ हो जाएगा, इधर, तो क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब अगर क्यू की वाइफ नॉर्थ फेसिंग है तो क्यू साउथ फेसिंग हो जाएगा। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आर फेस द सेम डायरेक्शन। आर के इमीडिएट नेबर्स जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब दोनों साथ वाले लोग। अब अगर मैं इन दोनों को साउथ फेसिंग बना दूं
तो देखो ये भी साउथ फेसिंग, ये भी साउथ फेसिंग, ये भी साउथ फेसिंग, 3 लोग साउथ फेसिंग होंगे, जबकि ये केस पॉसिबल नहीं है। मतलब डेफिनेटली ये दोनों लोग नॉर्थ फेसिंग होंगे, बिकॉज उसने बोला था कि 2 लोग आ सकते हैं सेम डायरेक्शन के साथ में, बट 3 लोग नहीं आ सकते। टी स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी हु इज अ मेल मेंबर। टी जो है पी के इमीडिएट राइट में है, पी के इमीडिएट राइट में। अगर मैं बोलूं पी के इमीडिएट राइट में तो ऐसा बना सकते हैं, और अगर मैं बोलूं कि पी के इमीडिएट राइट में तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। और पी हमारा मेल मेंबर है, तो पी हमारा मेल मेंबर है तो ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। टी इज अ फादर इन लॉ ऑफ क्यू। टी जो है क्यू का फादर इन लॉ, मतलब उसकी वाइफ का फादर कौन हो गया? टी हो गया। बोथ टी एंड पी फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब अगर दोनों की नॉर्थ है तो दोनों की नॉर्थ हो जाएगी, दोनों की साउथ है दोनों की साउथ हो जाएगी। पी फेसेस नॉर्थ, तो साउथ वाला आप यहां से काट सकते हो। तो पी और टी हमारे पास कैसे आएंगे अरेंजमेंट में? कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो आप बोलोगे कि मैम हमारे पास यहाँ पे भी 2 स्पेसेस हैं और हम लोग यहाँ पे भी एक स्पेस और बना के पीटी को रख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ आप पी और टी को यहाँ पे रखो, अगर मैं बोलूँ आप पी और टी को यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टी फादर इन लॉ है, जबकि ये स्पेस ऑक्यूपाई किसने करी है? क्यू की वाइफ ने, मतलब एक फीमेल ने। तो यहाँ पे टी डेफिनेटली नहीं आ सकता, बिकॉज टी एक मेल है। तो ये वाला केस तो आपका कैंसल आउट ही हो जाएगा, जिसमें आप पी टी को यहाँ पे नहीं रख सकते हो। अब देखो हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं? हम लोग इधर बना देते हैं। अगर आप बोलोगे मैम इधर बना दो, तो फिर इधर का केस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो फिर तो बन ही नहीं पाएगा ना। तो डेफिनेटली हमें इसी साइड बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक ही केस बच रहा है, तो इस साइड हम लोग किसको बना देंगे? एक और स्पेस को बना देंगे जिसमें हम लोग पी और टी को रख सकते हैं। इधर मैंने पी को रख दिया, इधर मैंने टी को रख दिया, और टी एक मेल मेंबर बन गया और पी भी एक मेल मेंबर है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। द वन हु स्टैंड्स इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ आर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ आर। जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, अब आर का इमीडिएट लेफ्ट ये वाला हुआ, ये आर की एज का 5 टाइम्स है। मतलब अगर आर की एज 9 है तो आर की एज का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा? आर की एज का 5 टाइम्स हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। एंड 2 लेस देन द एज ऑफ पी। 2 लेस देन द एज ऑफ पी मतलब ये जो पर्सन है, एक मिनट, हाँ, जो आर के इमीडिएट लेफ्ट में है उसकी एज पी से 2 कम है, उसकी एज पी से 2 कम है, मतलब ये वाले पर्सन की एज पी से 2 कम है, देन डेफिनेटली इट मीन्स पी की एज 2 साल ज्यादा होगी। तो 45 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, 2 साल कम बन रहा है ना यहाँ से। हु इज द फादर ऑफ क्यू? पी जो है क्यू का फादर है, तो यहाँ से क्यू के फादर पे हम लोग किसको बना देंगे? पी को। ठीक है, आगे देखो। S is 20 years younger to P, whereas V is a female member but not the mother of Q. S जो है P से 20 years younger है। अगर P से 20 years younger है, P की एज 47 है, तो S की एज कितनी हो जाएगी? 27। और V जो है एक फीमेल मेंबर है लेकिन Q की मदर नहीं है। अगर Q की मदर नहीं है मतलब V हमारा यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और पी के साथ नहीं आ सकता, ये हमें पता है, लेकिन अभी एक बार हम लोग छोड़ेंगे। बट वी इज अ फीमेल मेंबर, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं। आर इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ वी। अब देखो यहाँ पे 3 जनरेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आर और वी बचा है, और उसने बोला है कि आर जो है वो वी की ग्रैंड डॉटर है, मतलब 3 जनरेशन यूज हो रही हैं। देन डेफिनेटली इट मीन्स कि वी थर्ड ऊपर वाली जनरेशन में आएगा और उसके नीचे के नीचे कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा, है ना। V ऊपर ही आने वाला है। अगर मैं यहां से देखूं तो V अगर P के साथ नहीं आ सकता क्योंकि Q की मदर नहीं है, बट T की तो वाइफ बन सकती है ना V। T की वाइफ V बन सकती है ना, तभी उसकी जो ग्रैंड डॉटर होगी वो R बन सकेगी। अगर आप बोलो कि ग्रैंड डॉटर R बनानी है, एक ये दोनों ही मैरिड हैं, इधर तो हम V को रख नहीं सकते, तो V को हमें इधर ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग ग्रैंड डॉटर R को बना सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो सेम है। एज ऑफ पी इज द एवरेज ऑफ वी एंड टी। पी की जो एज है 47, ये वी और टी की एज का क्या है? एवरेज है। वी और टी की एज का एवरेज आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या बोला गया है यहाँ पे? द एज ऑफ यू इज 1 more than द डिफरेंस बिटवीन टी एंड वी। टी और वी की एज का जो डिफरेंस है उससे एक ज्यादा किसकी एज है?
Q की एज, U की एज है, और Q is 6 year elders to his wife and doesn't stand at the left of his father. Q जो है अपनी वाइफ से 6 साल बड़ा है या बड़ी है, और वो अपनी फादर के लेफ्ट में नहीं खड़ी होती। अब Q का फादर कौन हुआ? P, तो P के लेफ्ट में नहीं आएगा Q, यहाँ तो बन ही नहीं रहा। यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास स्पेस किस किस की बची है? S की और V की। किस किस की बची है? S की और V की। और यहाँ पे हमारे पास Q की वाइफ आएगी। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, बट यहाँ पे S की स्पेस खाली थी, बाकी सब लोग आ चुके हैं। तो Q की वाइफ कौन बनी? S, देन डेफिनेटली इट मीन्स V यहाँ पे आ जाएगा। ये सबको क्लियर है? ओके। Q की वाइफ, Q जो है अपनी वाइफ से 6 साल बड़ा है, मतलब अगर हमें S की एज पता है तो Q की भी पता चल जाएगी। S की एज हमें पता है 27 है। वेट अ सेकेंड, S की एज हमें पता है 27 है। 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 33। हमारे पास Q की एज आ गई। अब यहाँ पे देखो T की एज हमें पता नहीं है, बट V की एज हमें पता है 45 है ना? तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये कितना बन जाएगा? 94 माइनस 45 इक्वल्स टू T बन जाएगा। तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा? 49। T की एज हमारे पास आ गई 49। अब यहाँ उसने बोला था T और V की एजेस का डिफरेंस, मतलब 49 और 45 की एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। उसमें +1 कर देंगे तो U की एज आ जाएगी। दैट मीन्स U की एज हमारे पास कितनी हो गई? 5। एंड दिस इज योर सॉल्यूशन जो हमने बना लिया है। एंड आई होप आपको ये सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बस हमने सिंपली पढ़ा है, समझा है और बनाया है। एंड हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। एक आधा क्वेश्चन भी अगर ऐसा आ गया, आपको 2-3 नंबर भी दिला के जा रहा है, तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना कि बाकी क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये तो ईजी है, बाद में कर लूंगा। नहीं, मेन्स एग्जामिनेशन में एक एक नंबर भी आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए। तो कभी भी आपको कोई भी इजी क्वेश्चन दिखेगा, चाहे वो 1 नंबर का ही हो, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। इस पजल में से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया ना, तो देन डेफिनेटली मीन्स कि 2 नंबर देके जाएगा, और 2 नंबर तो बहुत होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।